सात भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी, जहाँ सात भाइयों ने अपनी बहन को पकाकर खाया। यह कहानी हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के एक दक्षिणी छोटा नागपुर की है। एक व्यक्ति के सात बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सात भाई बहनों में बहन एकलौती और छोटी थी। वह बहुत संस्कारवान थी। सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई, जो एक आंख से काना था, वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सभी भाई खेतों में काम किया करते थे और उसके साथ उसकी भाभी भी खेतों में काम करने जाती थी। इस दौरान वह उनके घर आने के पहले सभी के लिए खाना बनाकर रखती थी। एक दिन वह छाता साग सब्जी बनाने के लिए औजार से काटने लगती है, जिससे उसकी उंगली भी कट जाती है और बहुत सा खून निकलने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर उसने खून दीवार से पोंछ लिया तो उसके भाइयों को पता चल जाएगा, वह खामखा चिंता करेंगे। और अगर वह खून उसके कपड़ों से पोंछती है तो खून लगा कपड़ा देखकर भाभी माहवारी समझेगी और खाना नहीं खाएगी। इसलिए वह सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून से लगी साग को बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए थाली में खाना परोसती है और मिट्टी के बर्तन में पानी देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाते हुए सभी भाई उसके खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ है साग कई बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा है। बताओ ना कैसे बनाई है। पहले तो उनकी बहन डर जाती है कि अगर भाइयों को बताया कि उसके हाथ की उंगली कट गई है और भैया तो इस बात के लिए वे चिंता करेंगे। तो वह कहती है कि जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। अगले दिन सभी भाई फिर से वैसे ही छाता साग बनाने का अनुरोध करते हैं और बहन उनके आदेश का पालन करते हुए फिर से वही सब्जी बनाती है, किंतु उन्हें वह स्वाद नहीं आया। वह खून लगी सब्जी का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। ऐसा 3-4 बार हुआ। असलियत जानने के लिए सातों भाई और भाभी उस दिन बने खाने को बनाने के तरीके को जानने की जिद करने लगे। मजबूर होकर उनकी बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने उसके बाकी भाइयों को अकेले में जाकर कहा, बहन के खून का स्वाद इतना स्वादिष्ट था तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बात करके वह सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है और अपने बातों की चक्रियों में फंसाकर वह अपने सभी भाइयों को अपनी बहन को मारकर खाने के लिए राजी करता है, किंतु सबसे छोटा भाई इसलिए राजी नहीं होता। सबसे छोटा भाई अपने बाकी 6 भाइयों को समझाता है, किंतु बाकी 6 भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने की इतनी लालसा भर गई थी कि उनके मुंह से लार टपकने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वह उनकी बहन है। एक दिन सभी भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को घने जंगल में ले जाते हैं और वहां पर पहुंचकर 4 केंद्र के वृक्षों में बने मचान के नीचे पहुंचकर अपनी बहन को झूठ बोलकर उस मचान पर चढ़ने के कहते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। उनकी बहन को यह आभास हो जाता है कि शायद यह उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो। फिर सभी भाई मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी छोटे से पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण को लेकर पहुंच जाते हैं और शिकार करने का ढोंग करते हुए अपने बाण को एक चट्टान पर छोड़ते हैं। सबसे बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करते हुए छोड़ता है, पर उसका असली निशाना उसकी बहन थी। वह जान चुकी थी कि उसके भाइयों का क्या इरादा है, इसलिए वह अपनी मातृभाषा में गीत गाती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती पे चढ़ाओ, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई
बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हुए अपनी बहन पर निशाना लगाते हैं और तीरों को छोड़ते हैं, लेकिन 6 भाइयों का निशाना खाली चला जाता है। 6 में से किसी भी भाई का निशाना उसकी बहन तक नहीं पहुंच पाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी, किंतु वह तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन धनुष बाण चलाने में वह 7 भाइयों में सबसे ज़्यादा निपुण था। सभी भाई उस पर तीर चलाने का दबाव डालने लगते हैं और मजबूर होकर उसे तीर छोड़ना पड़ता है और वह तीर सीधे उसकी बहन के सीने को भेद देता है। उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसी स्थान पर भटकने लगती है। उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं यह सब देखते हैं और सबसे छोटे भाई को उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए दबाव बनाते हैं और उसके बाद 7 टुकड़ों की रस्सी देकर वह अपने भाई को सूखी लकड़ी लाने का कहते हैं। तब नाग देवता की सहायता से वह सभी सूखी इकट्ठी की हुई लकड़ियों को लेकर आता है। उसके पश्चात एक घड़े में 7 छेद करके उससे पानी लेने के लिए भेजते हैं, किंतु जब भी वह कुएं से पानी भरता तो छेद के कारण पानी उसमें ठहरता ही नहीं। यह सोचकर वह रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो भैया बहुत मारपीट करेंगे। यह सब कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली देख रहे थे। फिर उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हैं। तब वह अपनी आपबीती बताता है। तब मेंढक कहते हैं कि हम तुम्हारे घड़े के छेद से चिपक जाते हैं, तुम पानी लेकर जाओ। और मछली और केकड़ा बोलते हैं कि जब तुम्हारा भाई अपनी बहन का मांस खाए तब तुम हमें खा लेना। और जब सभी भाई मिलकर बहन को पका लेते हैं तो उन्हें खाने के लिए थालियों में परोसा जाता है और बाकी सभी 6 भाई अपनी बहन का मांस बड़े चाव से खाते हैं, जबकि छोटा भाई उसके मांस को पास के ही एक गड्ढे में डालकर केकड़ा और मछली चबाने लगता है। समय बीतने पर वहाँ पर बांस का एक बड़ा बुंदा उगता है। इस घटना के काफ़ी वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसुंदर के पास से गुजर रहा होता है। सुंदर सुंदर बांस के समूह को देखकर सोचता है, अगर इतने सुंदर बांस की केंद्रा बांसुरी बनाई जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट लेता है कि इस बांस का इतना आवाज़ इतनी सुंदर है, तो यदि इस बांस की बांसुरी बनाई जाए तो उसकी आवाज़ कितनी मधुर होगी। एक दिन जोगी घूमते घूमते उसी गांव में जा पहुंचता है जहां उसके भाई रहते थे। जब वह बड़े भाई के घर पहुंचता है तो बांसुरी में से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है, न बाज रे केंद्रा, ये तो लागो मोर दुश्मन को घर। बार बार यही धुन निकलने पर जब बड़ा भाई बाहर आता है तो वह मारपीट करके जोगी को घर से भगा देता है। ऐसे ही करते करते वह बाकी 5 भाइयों के घर पर भी जाता है और हर बार बांसुरी से यही आवाज़ निकलती, न बाज रे केंद्रा, ये तो लगो मोर दुश्मन को घर। और सभी भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते। जब जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है तो वही बांसुरी फिर से बजना शुरू हो जाती है और जोर जोर से आवाज़ निकालती है, जोर जोर से बाज रे के, ये तो लगो मोर छोट भैया को घर। बड़ा ही मधुर और स्वर सुनकर छोटा राजकुमार मोहित होकर घर के बाहर निकलता है। इतनी मधुर आवाज़ सुनकर वह जोगी का बहुत आदर सत्कार करता है और मुंह मांगी कीमत देकर उस बांसुरी को खरीद लेता है। जोगी को अच्छे से विदा करता है। बाकी 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, किंतु छोटा भाई अब तक कुंवारा था, इसलिए वह अकेला रहता था। उसके घर की साफ सफाई और अन्य कार्य भी उसे ही करने पड़ते थे। कुछ समय के लिए छोटा भाई कहीं बाहर जाता है और जब वह वापस लौटकर देखता है तो उसका घर काफ़ी साफ और सुंदर था। उसे लगता है शायद कोई भाभी आई होगी जिसने उसके घर की साफ सफाई की होगी। छोटा भाई जब भी बाहर काम करने जाता उसका घर बहुत ही सुंदर तरीके से सज जाता। जिज्ञासावश जब वह अपनी भाभीयों से पूछता है
तो सभी भाभियाँ उसे मना कर देती हैं कि किसी ने उसके घर की साफ सफाई नहीं की, उन्हें उनके घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। यह जानने के बाद वह जिज्ञासावश सोचता है कि आज वह काम करने के बहाने घर से जाएगा, किंतु दरवाजे की ओट में बैठकर देखेगा कि आखिर उसका घर उसके पीछे कौन साफ और सुंदर तरीके से सजा जाता है। और हमेशा की तरह जब छोटा भाई घर के बाहर निकला तो वह एक जगह छिप गया और उसने देखा कि वही बांसुरी एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उसके घर की साफ सफाई कर रही है, लेकिन वह कन्या कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। दूसरे दिन घर के बाहर जाकर छोटा भाई फिर से छिप जाता है और बांसुरी में से उसकी बहन निकलकर घर का काम करने लगती है। जैसे ही वह बांसुरी के अंदर जाने वाली होती है, वह अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और बांसुरी को जला देता है, जिससे उसकी बहन हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित होकर उसके पास आ जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। कहते हैं आज भी उस गांव में आषाढ़ी पूजा के लिए बकरा काटते हैं और पूरे गांव में प्रसाद के रूप में बकरे का मांस बांटा जाता है। इसे सतबैनी नामक पूजा स्थान पर यह सरोटी सांप को चढ़ाया जाता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।